हेलो बच्चों, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। देखो, आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा सिंप्लेक्स मेथड का, और उस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज कर रहे हैं, तरह से ये सिंप्लेक्स, ये सारी चीजें बन। आज हम स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और एक देते हैं कि आपको कैसे हम को आगे समझ पाते हैं। क्या बच्चों, तो ध्यान देंगे और समझेंगे। आज के जो क्वेश्चन है, पहले इसको समझने से पहले एक इन्वर्टेड कॉमा डालकर, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो लिखेंगे तो समझेंगे। नोट करें, लिखें। देखो, सिंप्लेक्स विधि का विकास जॉर्ज डैंटजिंग, सिंप्लेक्स विधि का विकास जॉर्ज डैंटजिंग, सिंप्लेक्स विधि का विकास डैंटजिंग, सॉरी लिख दिया मैंने, जॉर्ज डैंटजिंग ने 1947 में किया था, ने 1947 में किया था, जिसको 1951 में, जिसको 1951 में उपलब्ध कराया गया, उपलब्ध कराया गया। अतः सिंप्लेक्स कलन विधि, अतः सिंप्लेक्स कलन विधि रैखिक समस्या को हल करने की, रैखिक समस्या को हल करने की क्रमिक विधि है, रैखिक समस्या को हल करने की क्रमिक विधि है। कई बार पूछा गया है, इसका जो एक नाम है ये पूछा जा चुका है, सर तो पता होना चाहिए भाई। अब आ जाते हैं हम सवाल पर, आपके क्वेश्चन पर। आज थोड़ा सा स्पेशल केस लेंगे हम, मतलब कल से थोड़ा हट के केस लेंगे। देखो, तैयारी आप करते रहें। आप सोचो कि मेरी इस एक क्लास या दो क्लास की वजह से आप पास हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पास होने के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर वो है 6। वो क्या कहता है, दैट मिनिमम आपको दे रखा है बच्चों, इक्वल टू x1 प्लस x2। दूसरा दे रखा है सच दैट, देखो बच्चों, 2x1 के x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है x1 प्लस के 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, तो z मिनिमम दिया हुआ है x1 प्लस x2, साथ में 2x1 प्लस 2, फिर x1 प्लस 7x2 एंड x1 इक्वल टू। सबसे पहली बात तो आप लोग मेरी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं और अच्छे आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। आप कर, एग्जाम आपके ज्यादा दूर नहीं है, आने वाले हैं, तो आपकी तैयारी जारी। फिर भी आप लोगों को मैं कह सकता हूं इस बात को लेकर के, यदि कोई भी इश्यू आता है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या कई बार जैसे डाउट हैं, तो पूछ सकते हो, कोई मना। चलूं मैं, देखो बच्चों, यहाँ पर पहले तो उद्देश्य फलन मैक्सिमम का आपको, उद्देश्य फलन, देखो बच्चों, समस्या को निम्न रूप में, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, क्या लिए जाएंगे, पहली चीज अधिक के
करो x3 तथा x4 को शिफ्ट करने पर जेड डैश बना दीजिए और हम आप लिख दीजिए क्या बनेगा 1 2x 2x। एक बात आपको सिखाई थी, याद कीजिए, चाहे आप न्यूनता पूरक चर लो चाहे आप आधिक्य पूरक चर लो, आपको क्या लेना है, उद्देश्य फलन में जीरो लेना है, तो आपने जीरो। आगे चलिए, सच दैट 2x1 प्लस के x2, देखिए बच्चों माइनस के क्या हो गया x3 एंड 0x4 एंड इक्वल टू 4। इक्वेशन x1 7x2 प्लस के 0x3 एंड माइनस के x4 इक्वल टू एंड x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल। हमेशा एक बात याद रखें बच्चों कि जो आधिक्य पूरक चर वो हमेशा आप लोग समझ के रखते हैं। न्यूनता पूरक चर हमेशा क्या होते हैं, न्यूनता पूरक चर जुड़ते हैं, ठीक है ना, असमीकाओं में। और चाहे आधिक्य हो चाहे हो, दोनों के संगत जो उद्देश्य फलन है वो क्या लिए जाते हैं, जीरो लिए जाते हैं। तो यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। अब आप सुनो, तो मैट्रिक्स तो बनी नहीं, -1 0 और 0 -1 बनाए तो मतलब ही नहीं है। अब क्या लिखेगा, कृत्रिम चर x5 था x6 क्या, दोनों को सम्मिलित किया तो देखिए बच्चों एड डैश मैक्सिमम इक्वल टू x2 प्लस के 2x 2x पहले समझो, इस बात को समझो कि जब न्यूनता पूरक चर लेते हैं और जब आधिक्य पूरक चर लेते हैं उनके संगत उद्देश्य फलन में लेते हैं। लेकिन यदि मान लो कृत्रिम चर लेते हैं बच्चों, तो कृत्रिम चर के संगत जो उद्देश्य फलन लेंगे वो क्या लेंगे, आपके -m ग्रेटर देन 0 होता है। तो कौन कौन से लिए आपने, x5 और x क्या ले लिया आपने, -m ले लिया। इशू है किसी भी प्रकार का। अब सुनिए, सच दैट बच्चों यहाँ पर देखिए तो x1 प्लस के x2 माइनस तो x क्या इक्वल टू क्या आ गया, अगली इक्वेशन x1 7x2 एंड 0 x3 माइनस x4 तो x5 प्लस का x इक्वल टू क्या है 1 एंड x1 x4 x5 x6 x5 3 और 4 हो गया था ना, 3 और 4 तो 5 और 6 आएगा, और ये सही है, ऊपर गलत लिख दिया ना, जैसे फलन में रॉन्ग लिख दिया। x5 माइनस m क्या होंगे, ग्रेटर देन 2। बोलो, यहां तक की बात बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी, क्योंकि मैं एक बात आप लोगों से बोल दूं, यदि आपको सिंप्लेक्स को समझना है ना तो मेरी बातों पर थोड़ा गौर कर। क्या था पन्ने पर x5 x6, अब मैट्रिक्स बना,
यहाँ पर क्या है 2 1 1 -1 2 2 1 2 2। अब आप लोग सुनो, ये क्या है अल्फा 1 मान लिया, क्या है अल्फा 2, ये क्या है, ये बन गया अल्फा 4, ये बन गया अल्फा 5, ये बन गया अल्फा। बताओ बच्चों, आधारी मैट्रिक्स की बात करूं तो आधारी मैट्रिक्स बी से इंडिकेट करेंगे हम, क्या होगा अल्फा 5 और अल्फा। क्योंकि याद रखो हमेशा इतनी प्रक्रिया तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको करनी ही करनी है। जब इतनी प्रक्रिया आप गई बाद आगे, हाँ, क्योंकि यहाँ तक यदि आपका सही है ना तो आप इजी वे में कोई समस्या नहीं आई। लेकिन यदि यहाँ तक आपको समझ में नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाए। बताओ क्लियर है ना यहाँ तक? अब आप सुनो, सबसे पहले तो ग्रेटर देन का साइन, तो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया आदित्य पूरक चर, लेकिन उनके संगत उद्देश्य फलन में 0 लेना है, लिया। अब लेकिन इकाई मैट्रिक्स नहीं बना, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स तो बन ही नहीं रहा ना इससे, तो अब मुझे कृत्रिम चर की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने कृत्रिम चर लिए। कृत्रिम चर में कौन कौन से लिए बच्चों, मैंने x5 और x6 ले लिया, ये संगत माइनस आ जाता है, हमेशा याद रखो आप लोग। आप बताओ बच्चों, 2x1 में मैंने x5 किया तो इसमें 4 हो गई। अब हमें बनानी है प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, बनानी है बच्चों प्रथम सिंप्लेक्स, तो आ जाइए है पे ले लेते हैं लिखने में, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी में देखो सबसे पहले सी बी एक्स बी स्मॉल बी, देख सकते एज अ टीज आपने सारणी का फॉर्मेट बना। एक बात देखो, थोड़ा सा रिलैक्स से देखो और समझ, इसमें कौन कौन से हैं ये आधारी मैट्रिक्स में, एक तो है आपका अल्फा 5, ये x5 हो गया, यहाँ पर अल्फा 6 है और यहाँ x6 हो गया। इनके संगत उद्देश्य फलन में क्या है, माइनस है, क्या है दिख रहा नहीं दिख रहा बताओ, तो मैं दिखा देता हूँ। इनके संगत देखो -m और -5 के संगत -m और भी -m। आगे बढ़ो, यहाँ क्या आएगा, b की वैल्यू क्या आएगी, सवाल में देख के देख वैल्यू क्या आएगी, 4 और 7। समझ में आ रही है 4 और 7 क्यों लिखा, तो ये 4 और 7 क्या, तो ये 4 हो गया। अब आ जाओ, कीजिए में मान कौन सा होता है जो उद्देश्य फलन में आपका होता है, उद्देश्य फलन देखो ये -1 तो 0 -1 तो m और फिर बोलो क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इसमें कौन आएगा, इसमें पूरी सारणी नहीं आ जाएगी जो मैट्रिक्स बना, तो मैं लिखूंगा 21 17 21 17 21 17 -1 0 0 -1 1 0 0 1। बोलो क्लियर है। अब आ जाइए आगे, अब वही जेड जे माइनस सी जे,
तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो माइनस के 2m माइनस के m, अरे इसको गुणा इससे किया और इसको गुणा इससे किया, दोनों को जोड़ा तो माइनस के 3m, माइनस मतलब -1 करेंगे तो +1 होगा ना, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। ये क्या आ गया, बोलिए पहली वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी वैल्यू, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ -8m, -8m प्लस के क्या रहेगा 1, इसका गुणा इसके साथ किया तो प्लस का m, इसका गुणा इसके साथ किया तो 0, दोनों को जोड़ा तो m ही रह गया प्लस का, इसका गुणा इसके साथ किया तो प्लस का m, ये 0 तो प्लस का m ही रह गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो -m, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया 0 तो ऐड किया तो -m, फिर क्या हुआ उसको घटाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा तो 0 हो गया और ये भी 0। ढंग से आप देखोगे तो चीजें समझ में आएगी आपको। देख लो आप, ZJ माइनस CJ हमने निकाला, जैसे कल क्वेश्चन किया था वैसे कि वैसे ही आज कर रहा हूं मैं, और कोई नई बात नहीं सिखा रहा, बस प्रॉपरली आपको ध्यान देना है और सिंप्लेक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ये विशेष रूप से। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर हमें ये देखना है न्यूनतम ऋणात्मक, तो हम कैसे देखें। तो एक काम करते हैं, मैंने पुट किया m बराबर 1, m बराबर 1 पुट किया तो देखो -3 + 1 कितना आ गया -2, माइनस के 8 + 1 कितना आ गया -7, का मतलब न्यूनतम कौन हो गया, ये हो गया। क्या बोल दिया गया, इनपुट वेक्टर, किस नाम से जाना, प्रवेशी सदिश के। तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता। अब प्रवेशी सदिश पता चल गया ना, तो बच्चों एक बात बताओ, प्रवेशी सदिश के बाद में हम करते क्या है, हम सीधा सीधा इस पर आते हैं और इस वाले स्तंभ की बात करते हैं। बताओ 7 और 1 में से हमको की एलिमेंट ढूंढना है। याद रखें जब भी मुख्य अवयव निकालते हैं तो ना तो 0 लेते हैं ना ही नेगेटिव राशि लेते हैं, माइनस वाली भी नहीं देखेंगे हम, उनके अलावा देखते हैं। तो बताओ बच्चों 1 और 7, अब दोनों में अपन को की एलिमेंट ढूंढना है, तो मैंने ये बताया था इसके संगत हम b में भाग लगाते हैं, तो 1 का भाग 4 में दिया तो कितना बचा, 1 का भाग 4 में दिया तो 4 बार गया, 7 का भाग 7 में दिया तो 1 बार, तो न्यूनतम गुण दे रहा है भाई, यही तो दे रहा है। ये क्या दे दिया बोलो। इसके सामने आधारी मैट्रिक्स को देखो, आधारी मैट्रिक्स 2 ही है, y5 और y6, इसके सामने 1 कहाँ है, ये रहा, और जिसके पास 1 है ना वो कौन सा वेक्टर हो गया, आउटपुट। से क्या बोलोगे, अपगामी सदिश, मतलब बाहर चला गया ये। तो पहली सारणी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जानी। अब मैं बनाऊंगा द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, तो इसे थोड़ा सा मैं शॉर्ट बना देता हूं इसको। देखिए भाई, अब हम आते हैं द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी पर। द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी क्या होती है, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, इसके लिए हम आ जाते हैं और समझ लेते हैं। पहला जो कॉलम है वो CB का है, फिर B का है, फिर X का है, और B का है, बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है सारणी। अब आप सुनो, यहाँ पर क्या आएगा बताओ बच्चों,
यहाँ पर है अपना y1, y2, y3, y4 और y5। आप जानते हो कौन चला गया, ये बता दो मुझे पहले तो। गया कौन यहाँ से गया है y6। कौन गया है, y6 गया है। अब उसे ही उठाओ, यहाँ तो -1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है। और एक -m बच गया, वो कौन सा है, y5। बताओ मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ मुझे, बता रहे हो तो सुनो। यहाँ पर की एलिमेंट वाली लाइन बताओ मुझे, अल्फा 6 चला गया तो उसकी जगह आया कौन, y2। का मतलब कौन आ गया, अल्फा 2 का प्रवेश हो गया। जब अल्फा 2 का प्रवेश हो गया तो उसके संगत क्या हो गया, x2, और उसके संगत मान क्या है, -1 है कि नहीं, बताओ। आगे बढ़ो, बताओ इस वाले में मेरे को ये बताओ कि एलिमेंट का भाग लगाते हो ना, तो 7 में 7 का डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 में 7 का डिवाइड किया तो 1/7 आ गया, 7 में 7 का किया तो वापस 1 आ गया, 0 में किया तो 0 रह गया, y4 में देखो माइनस के 1/7 आ गया, और y5 की बात करूं तो 0 आ गया। बोलो ये तैयार हो गई पंक्ति। अब आप लोग सुनो, ये वाला तो सेम है, कौन, अल्फा 5, यहाँ पर -m है एज इट इज, यहाँ x5 है। अब मैंने ये सिखाया था आपको, याद हो तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि हमें जो पंक्ति निकालनी होती है उसे टॉप टू बॉटम लिखते हैं। तो यहाँ पर रफ वर्क करते हैं अपन। देखो बच्चों, रफ कार्य में देखिए आप लोग, आपको टॉप टू बॉटम लिखना है 4, फिर 2, फिर 1, फिर -1, फिर 0 और फिर 1। देख लो आप चाहे, 4, 2, 1, -1, 0, 1, सब में माइनस का चिन्ह लगाना है। ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये जो की एलिमेंट से भाग देने पर जो मिली है हमको, उसे क्या करते हैं, उसे भी टॉप टू बॉटम लिखते हैं। तो बताओ क्या है, 1, 1/7, 1, 0, -1/7, और फिर क्या है, बोलो क्या प्रॉब्लम है। अब सब में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए, लगा दिया, बिल्कुल फिक्स है। अब एक बात बताओ तुम मेरे को कि निकाल कौन से रहे हैं पंक्ति, ये वाली। अब की एलिमेंट में खड़ा होकर के जैसे जिसको निकाल रहे ना अपन, उसकी तरफ देखते हैं बस केवल। तो देखो 7 पर खड़े होकर के देखा तो बताओ क्या है, 1 है ना, जस्ट ऊपर है, नीचे होगी पंक्ति, नीचे निकालेंगे तो नीचे देखेंगे जस्ट पे, सिंपल सी बात है। तो देखिए क्या है, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रक्रिया प्रत्येक सारणी में चलती है। आप लोग यदि मानो ना, तो आपको यदि 2-3 सिंप्लेक्स सारणी बनाना आ गया तो आपको काफी चीजें कवर हो जाएगी। अब मैं इसकी कैलकुलेशन की बात करूं तो देखो, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, यहां पर कितना है, 3। ये देखो यहां पर एलसीएम लिया, 14, 14 में से 1 गए तो 13/7, 13/7। फिर है अपने पास 0, देखो 1 - 1 0, यहां पर क्या आ गया, -1 है, यहाँ पर 1/7 है, और ये कितना है, 1। देख सकते हो आप लोग, मैंने जो ज्ञात किया, इसमें कोई इशू है आपको किसी प्रकार का तो बता दीजिए मुझे। ये आपके तैयार होगा क्या, ZJ-, बोलिए बच्चों, बता दीजिए मुझे। इस रफ वर्क को मैं वहीं सेट कर देता हूं। चलें, अब आप देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ध्यान से समझेंगे। द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, अब ZJ - CJ को फाइंड करेंगे अपन। अब ZJ - CJ, पहले इस सारणी को आप देख लीजिए, 1 7 0 1, बिल्कुल राइट है अपने। सेकंड वाले की बात है, 1/7 1 0 -1/7 एंड 0। चले जोड़ो, इधर ध्यान दो, -13m, -13m बटे में 7,
के 1/7, तो कितना हो गया -14m/7, को ऐड करूंगा तो +1, तो क्या बन गया -14m+1/7। देख सकते हो आप लोग और समझ सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अरे सिंपल सा प्रोसेस है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या तो बताओ m0, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या तो -1, अब वो +1 हो जाएगा, तो क्या हो गया इसका गुणा इसके साथ क्या तो +m, और इसका गुणा इसके साथ क्या तो 0, दोनों को ऐड किया तो +m रह गया। बोलो, इसका गुणा इसके साथ क्या तो -m/7, इसका गुणा इसके साथ क्या तो +m/7, बन रहा ही नहीं बन रहा, ये भी प्लस का बनेगा नहीं, माइनस का ही बनेगा, m/7 y5, अपन कौन सा सोल्व कर रहे हैं अब y4 माइनस के 1/7, मतलब प्लस के 1/7, और इधर क्या है -1/2, 1/7 α2। बुक वाले ने तो गड़बड़ कर दी, ठीक है भाई, बुक वाले ने गड़बड़ कर रखी है, उसको छोड़ो, अपन कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो देखते हैं। हमें करना क्या है, इसका गुणा इसके साथ करो माइनस के m/7, इसका गुणा इसके साथ करो प्लस का m/7, और क्या रह गया, ठीक है, अरे 0 ही तो रहा, बताओ आगे चलो, इसका गुणा इसके साथ करो प्लस का m हो गया, है ना, और इसका गुणा इसके साथ करो क्या आ गया आपके पास, बोलो, अरे 0, ये प्लस का m, और उसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आ गया, कैसे सुनो, ये 0, ये -m, उसे घटाया तो +m गया। अब आप सुनो, एक ही ऋणात्मक है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही क्या हो जाएगा, इनपुट वेक्टर हो जाएगा, इनपुट वेक्टर, इसे किस नाम से जाना जाएगा, प्रवेशी सदिश के नाम से जाना जाएगा। बोलो बच्चों, अब एक बात बताना आप लोग, यहाँ पर प्रवेशी सदिश वाले में हमको देखना है की एलिमेंट, तो की एलिमेंट की बात करूं तो देखो, एक में 1/7 का भाग दिया तो 7 आया, अब मैं भाग दूंगा किसमें, 3 में 13/7 का, तो कितना हो गया 21/13, 13 दूनी 26, यही कम देगा, तो सिंपल सी बात है, जो की एलिमेंट आया वो आया क्या, की एलिमेंट आया क्या, थोड़ा सोच के देखो, की एलिमेंट आ गया 13/7, 13/7 के जस्ट सामने देखो ये रहा, ये हो गया आउटपुट वेक्टर, जिसे किस नाम से जाना गया बच्चों, अपगामी सदिश। कोई इशू नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। बताइए अब कौन सी सारणी बनाओगे बच्चों, तृतीय सिंप्लेक्स सारणी हम बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से ध्यान दे लीजिए। तो चलते हैं तृतीय सिंप्लेक्स सारणी पर, तो थोड़ा सा इसको ले लेते हैं सामने, क्योंकि ये सारणी सामने होनी चाहिए, और दूसरी तृतीय बना देते हैं अपन। देखिए बच्चों, तृतीय सिंप्लेक्स सारणी, तृतीय सिंप्लेक्स सारणी। अब तृतीय सिंप्लेक्स सारणी के लिए बच्चों क्या करोगे, वही कॉलम बनाओ, वही CB, वही B, वही XB, वही स्मॉल b, और वही C।
अल्फा 5 जा चुका है और एक्स अल्फा 1 एंट्री कर चुका है, इसके संगत -1। अब वही पुरानी वाली बात, अब छेड़ो पहले, उससे पहले आपका एक काम करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या आपको? पहले तो एक चीज ध्यान रख से सुन लीजिए, आप लोग अपनी तैयारी को इस तरह से कीजिए कि आपको एग्जाम में सेमेस्टर क्लियर होने में कोई ना रोक सके। पहली चीज तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़िए जिससे आपका क्लियर हो जाए वो पूरी तरीके से। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर ZJ-CJ, पहले तो ये बताओ मुझे की एलिमेंट वाली लाइन कौन सी है? ये रही। इसका प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा ना, तो बताओ क्या बनेगा? 3/13/7 करूंगा तो 21/13। अरे होगा कि नहीं होगा? 13/7 में भाग दूंगा तो 1 हो गया, 0 में दूंगा तो 0 हो गया, और इसमें भाग दूंगा -1 में तो -7/13 होगा। और ये 1/7 में भाग लगाऊंगा, 1/7 में किसका भाग लगाऊंगा? 13/7 का, तो 13/7 का मतलब 7/13, तो 1/13 रह गया। पहले तो ये बात बता दीजिए मेरे को, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कैलकुलेशन को देख लो भाई, 21/13, 1 0 -7/13। अब आपकी बुक में देखते हैं क्या कर रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक थी उसके अंदर हल्की सी, देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा? एग्जाम्पल आपका छठा था ये, 4 7 वाला। नहीं 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 नहीं, ये छठा नहीं था। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक सेकेंड। मिनिमम वाला, हाँ यही था, p = 4 7, यही था। इसकी जो तृतीय सारणी है 21/13, 1 0 -7/13 और 1/13, बिल्कुल सही है। अब जब दूसरा निकालोगे तो क्या है, वही टॉप टू बॉटम लिखोगे, रफ कार्य करोगे। तो देखो बच्चों, रफ वर्क किया हमने। बच्चों एक बात बताओ, ये निकालेंगे ना अपन, इसको तो एज इट इज लिखो। ये कौन है? अल्फा 2, ये कौन है? x2 है, यहाँ पर -1 है। इसे निकाल रहे हैं तो देखो 1 लिख दिया, फिर 1/7 लिखा, फिर 1 और फिर 0, और अल्फा 5 भी गया ना, और माइनस के 1/7, माइनस 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 और माइनस। इसे भी टॉप टू बॉटम लिखो, 21/13, 1 0 माइनस के 7/13 और 1/13। सभी में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ भाई, ये लगा दिया मल्टीप्लाई का चिन्ह। प्रोसेस वही रहेगा पुराने वाला। एक वैल्यू चेक कर लीजिए आप लोग, 13 में से 21 गए तो -13 में से 21, अभी तो गुणा भी तो करना है। किससे गुणा करोगे बच्चों? 1/7 से। पता होना चाहिए क्यों बोल रहा हूँ 1/7। अब बार बार आपको नहीं बताने की जरूरत है, आपको याद हो जाना चाहिए 1/7 क्यों लिखा गया। ये लो भाई, ये कैलकुलेशन का प्रोसेस हो गया। अब 13 यहाँ से अपन सोल्व कर लेते हैं। 13 × 7 × 21, 1 2 7, 7 और 2 देखो ना, 21 2, 7 एकम 7, 2 9। ठीक है, इसको एलसीएम लिया तो 21 में से ये गया अपना पूरी, एक सेकेंड, इसकी जो कैलकुलेशन है आपकी 13 को काट लो ना, सिंपल सा हो जाएगा। 7 या 21, 13 में से वही 10 क्या आ गया? 13, 10/13। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन, जो सॉल्यूशन है ये 0 है, ये 1 है, और ये 1/13 है, और अपने पास -2/13 है। अब एक और चेक कर लो, यहां पर देखो, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो कितना आएगा भाई बताओ मेरे को?
कौन से वाले लास्ट वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन? 13 एलसीएम 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो लास्ट वाले डिजिट की बात कर रहे हैं अपन, -1/7 वाली की। पहले एक और चेक कर लो, सब कुछ कर लो। देखो 0 आ गया, ये भी 1 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से देखो 7 से 7 कट गया तो क्या हो गया, प्लस का 1/13 आ गया। और अगला वाला जो है वो सुनिए आप लोग, यहाँ से अपन ने लिखा टॉप टू बॉटम में मिसप्रिंट कर दी ना अपन ने लिखने में। देखो y4 को लिखना है ना टॉप टू बॉटम, उसको लिखना है। तो उसमें क्या लिखा आपने टॉप टू बॉटम में, लास्ट में आपके -1 क्या, अब इस वाले में लिखा तो 1/13 और क्या हो गया 7। ये सोल्व किया तो ये। अब ZJ-CJ देखो, इसका गुणा इसके साथ क्या -1, इसका गुणा इसके साथ किया तो माइनस, ये +1 हो गया, क्या हो गया 0। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, वापस क्या हो गया। अब देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा देखो ये गुणा किया तो 7/13 प्लस के हो गए ना 7/13। ये गुणा किया तो माइनस का 1/13 हुआ कि नहीं हुआ, और वो तो 0 घटेगा। तो बताओ कितना आ गया 6/13। तो मैं लिख देता हूं, ये 6/13 आ गया और ये आ गया 1/। बच्चों एक बात देखी आपने यहाँ पर, क्या देखी बताओ मेरे को, आपने यहाँ पर देखी वो समझिए। आप लोगों ने ये बात देखी यहाँ पर ZJ-CJ के सभी मान, ZJ-CJ के सभी मान क्या आ गए, जो आपकी सम की शर्त है। अर्थात यहां पर आया क्या, ZJ-CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो समस्या का उच्चतम हल समान है, और है तो देखिए आप लोगों के पास वैल्यू आई है। वैल्यू क्या क्या आई है वो सुन लो। x1 की वैल्यू 21/13, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x1 की जो वैल्यू है वो आई है x1 बराबर 21/13। एंड आपके पास जो आई है वैल्यू बच्चों, सुनिए, x2 की वैल्यू 10/13। तो देखिए बच्चों x2 की वैल्यू आई वो 10/13 आ गई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आपको, मैंने एक एक चीज एक एक प्रोसेस से आपको सारी चीजें क्लियर करवाई है। जब आपको ये वैल्यू मिल गई इसकी, x1 की और x2 की वैल्यू मिल गई, तो आपको z' ज्ञात कर पाओगे आप। अब वो z' क्या है, देखो z' मिनिमम प्राप्त होगा, मतलब ये z' मैक्सिमम होगा ना, तो z' मैक्सिमम क्या होगा, माइनस के x1 माइनस के x2, सही तो था, -x1 माइनस के 21/13 माइनस के x2 10/13, दोनों को जोड़ो तो z' मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ गया, यह आ गया माइनस के 31/13। यदि मैं z मिनिमम ज्ञात करूं तो वो क्या हो गया 31। यही तो आंसर है आपका, क्योंकि आपसे तो z मिनिमम पूछा था उन्होंने, तो आपने तो उसको पहले मैक्सिमम बदला था, आपने वैल्यू रख दी और सोल्व कर लिया। बताओ पूरा प्रोसेस आपके सामने। याद रखें जितने भी बच्चे सिंप्लेक्स मेथड सीख, मैं मानता हूं कि सेकंड क्लास है आपकी, और आपको यदि आप दोबारा कोई क्वेश्चन करोगे जिसमें ग्रेटर देन का साइन होगा या लेस देन का साइन, देखो सबसे पहली काम तो ये कर लिया करो उस सिंप्लेक्स क्वेश्चन में, ये देखो कि चिन्ह किसका है। पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो उद्देश्य फलन किसका है। यदि वो मैक्सिमम का है जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि वो मैक्सिमम का नहीं है तो पहले उसे बढ़ाओ, बाद की बातें हैं आगे की। तो अब मैक्सिमम का बना लिया ना, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आगे बढ़ो। जब मैक्सिमम का हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, असमीका में मान लो लेस देन का सिंबल हो तो न्यूनतम पूरक चर, ग्रेटर देन का सिंबल हो तो अधिक के पूरक चर, और यदि मान लो कहीं पर लेस देन और ग्रेटर देन दोनों का सिंबल है तो जहां जहां लेस देन है वहां तो न्यूनतम, और जहां ग्रेटर देन है वहां अधिक के। एक बात याद रखो, फिर भी इकाई मैट्रिक्स नहीं बनती तो फिर कृत्रिम चरों की आवश्यकता पड़ती है, और हमेशा याद रखो उनके संगत उद्देश्य फलन में -m लेते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बार बार आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये बात 100% बोल रहा हूं, जो मेरी जो क्लासेस है
सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड आपको जितनी मैं क्लासेस दूंगा 4 या 5, उन क्लासों में सिंप्लेक्स मेथड पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपका कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, आप उसको गलत नहीं करोगे, आराम से सोल्व कर पाओगे। लेकिन बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, जब आपको समझ में आया है तो आप लोगों का सपोर्ट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए और कुछ होना चाहिए, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, और भी कुछ मैटर अवेलेबल करवाना चाहिए। ठीक है, बाकी कंप्लीट कोर्स तो आप जानते हो ऐप पर ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब चलते हैं अपन आगे, वो चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, और आप लोग सिंप्लेक्स का क्वेश्चन करें, अच्छे से तैयारी करें और अपनी, ठीक है, अगले सेमेस्टर जैसे सेमेस्टर की एग्जाम होगी तब तक आप लोगों के साथ बने रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन होता रहे और आपका प्रैक्टिस में आप बने। ठीक है बच्चों, थैंक यू।